हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने कल यूपी टेट और सी टेट के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। डिटेल में आपको सिलेबस के बारे में बताया था, डिटेल में आपको सिलेबस समझाया था कि आपसे यूपी टेट में क्या पूछा जाएगा और सी टेट में क्या पूछा जाएगा। आज से हम अपने सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाएं मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। और इसमें हम कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टॉपिक को लेंगे, उस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं या आने की संभावना है उन्हें पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी मैं आपको कवर कराऊंगा। मैथ आपको डोडवाल सर कराएंगे, यूपी टेट के लिए भी और सी टेट के लिए भी। ये क्लासेज आपकी यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए हैं। ठीक है, यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए ये क्लासेस रहेंगी। और जो सी टेट में पेडागोजी पूछी जाती है उसको मैं अलग से करा दूंगा। ठीक है, और जो आपका 15 नंबर का आता है क्वेश्चन बेस्ड, ठीक है, तो वो आपको यहीं से करना है और पेडागोजी के लिए मैं अलग से आपको करा दूंगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको मैथ कौन कराएंगे, डोडवाल सर कराएंगे। और ईवीएस और मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपको दीपक सर कराएंगे। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश और हिंदी कराऊंगा, दोनों लैंग्वेज मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। और हिंदी में भी पहला टॉपिक है हमारा वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला से हम शुरुआत करेंगे और यूपी टेट में जितना भी पूछा जाता है उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को हम क्रमवार देखेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी हमारी क्या है, हिंदी क्या हमारी एक भाषा है। ठीक है, हिंदी क्या हमारी भाषा। भाषा जो शब्द है वो हमारे संस्कृत के भाष शब्द से बना है। किस शब्द से बना है, ये जो है आपका किससे बना है, भाष शब्द से बना है, संस्कृत के भाष शब्द से बना है। ये आपको ध्यान रखना है। भाष का अर्थ होता है, भाष का इसका अर्थ क्या होता है, भाष का अर्थ होता है, भाष का अर्थ होता है बोलना। क्या होता है, बोलना। ठीक है, भाषा की सार्थक इकाई को हम क्या बोलते हैं, भाषा की जो सार्थक इकाई होती है जिससे के द्वारा हम किसी को अपनी बात कहते हैं या समझाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भाषा की सार्थक इकाई, सार्थक इकाई क्या होती है आपकी, वाक्य। और वाक्यों के द्वारा ही हम क्या करते हैं, लैंग्वेज का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक वाक्य एक साथ मिलते हैं तो उससे क्या होता है, भाषा का निर्माण होता है। ठीक है, वाक्यों से छोटी इकाई क्या होती है, वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है, वाक्य से छोटी इकाई जो होती है वो आपकी क्या होती है, उपवाक्य। क्या होती है, उपवाक्य। ये भी आपको ध्यान रखना है, भाषा से छोटी इकाई क्या होती है, उपवाक्य होती है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगर हम बात करें कि वर्णमाला में, वर्णमाला किससे बनी होती है, वर्णों से बनी होती है। ठीक है, तो वर्णमाला की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, वर्णमाला हमारी क्या होती है, वर्णमाला की डेफिनेशन की बात करें हम, तो वर्णमाला क्या होती है, वर्णों की व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को लिख देता हूं मैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं हम, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वर्ण, वर्ण क्या है हमारा, वर्ण क्या है हमारा, वर्ण हमारा क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी ध्वनि। क्या है, वर्ण हमारा क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई या इसी को हम क्या बोलते हैं, ध्वनि। ठीक है, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि। ठीक, अच्छा अगर हम बात करें कि वह छोटी से छोटी इकाई
जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं वर्ण को। वर्ण को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वर्ण को दूसरी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको हम, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, हम वर्ण बोलते हैं। ठीक है, जिसको जिसको विभाजित या टुकड़े नहीं किए जा सकते, किए जा सकते। ठीक है, जिसको विभाजित या टुकड़ा नहीं किए जा सकते वो क्या बोलते हैं, उसको वर्ण बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। वर्णमाला क्या है, वर्णमाला वर्णों की व्यवस्थित समूह है। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ध्वनि है। वर्ण को हम विभाजित नहीं कर सकते, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। हिंदी हमारी क्या है, भाषा है। भाषा किस शब्द से मिलकर बना है, भाष शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, और भाषा जो बनती है वो दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर बनती है। तो भाषा की सार्थक इकाई क्या है, वाक्य, और वाक्य से छोटी इकाई क्या है, वो है उपवाक्य। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। थोड़ा वेट कीजिए, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इसमें डिलीट का बटन नहीं है, जिससे कि पूरी की पूरी स्क्रीन डिलीट हो जाती। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वर्णमाला में वर्णमाला में वर्णों के विभाजन पर। ठीक है, वर्णों के विभाजन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे कि आप सभी को पता होगी, वर्णमाला हमारी किस किस पर मिलकर बनी होती है। दो तरीके के वर्ण होते हैं हमारे, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक को स्वर और दूसरों को क्या बोलते हैं, व्यंजन। ठीक है, वर्णमाला हमारी दो तरीके के वर्णों से मिलकर बनी होती है। पहला हमारा होता है स्वर और दूसरा हमारा क्या होता है, व्यंजन। तो आज हम स्पेशली स्वरों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्वर के बारे में डिस्कस करेंगे केवल, उसके बाद कल की वीडियो में व्यंजन के बारे में देखेंगे। तो आज स्वर के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी वर्णमाला में जो होते हैं आपके कितने टोटल वर्ण होते हैं, वो आपके वर्ण कितने होते हैं, 52। टोटल वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं हिंदी वर्णमाला में। अब क्वेश्चन तरह तरह से पूछता है और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें। अगर हम बात करें मूल स्वर, स्वर कितने होते हैं, वो 11 होते हैं। इनको हम मूल स्वर बोलते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अगर बात करेगा उच्चारण के आधार पर, अगर बात करेगा उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होते हैं। और लेखन के आधार पर बात करेगा, लेखन के आधार पर बात करेगा तो आपके 13 वर्ण होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा स्वरों से रिलेटेड, आपसे पूछेगा हिंदी में मूल स्वरों की संख्या होती है, तो कितना बताएंगे आप, 11। ठीक, आपसे पूछेगा हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है,
तो आपका आंसर क्या होगा 11। लेकिन आपसे पूछेगा उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं 10। अगर आपसे पूछेगा लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा 13। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम स्वर कौन कौन से होते हैं। हम स्वरों के बारे में देख लेते हैं। तो ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, हैं। ये हमारे कितने होते हैं, ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 स्वर होते हैं आपके टोटल। ठीक है, ये किसके आधार पर होते हैं, लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर। ठीक है, अगर हमसे बोलेगा उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर हम कितने बताएंगे 10। और मूल स्वर कितने होते हैं हमारे 11। कुल स्वर कितने होते हैं, वो उसका भी आंसर होगा 11। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम स्वर के वर्गीकरण पर। ठीक है, स्वरों के वर्गीकरण पर हम इसके बात कर लेते हैं कि किस किस तरीके से हम स्वरों को वर्गीकृत करेंगे। स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहला होता है आपका मात्रा या उच्चारण के आधार पर। सबसे पहले क्या होता है, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर कितने टाइप के होते हैं स्वर हमारे, 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहला होता है हमारा ह्रस्व, उसके बाद दीर्घ, उसके बाद प्लुप्त। ठीक है, उच्चारण या मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं हमारे 3। अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन का मतलब होता है ऐसे जितने भी स्वर हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। कम समय का मतलब एक मात्रा का समय लगता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ठीक है, कितनी मात्रा का समय, एक मात्रा का समय लगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ह्रस्व स्वर। कौन कौन से होते हैं जिनमें एक ही मात्रा होती है, ए, ई, उ। ठीक है, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं आपके संख्या में, अगर आपसे संख्या में पूछेगा 3। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, उ। ठीक है, चलिए कितनी मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का, या कम समय लगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब आते हैं दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वर की बात करें तो इसमें कितनी मात्रा, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 2 मात्रा का समय। कितनी मात्रा का समय, 2 मात्रा का समय लगता है। कौन कौन से होते हैं आपका, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, आओ। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। कितने होते हैं संख्या में, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने होते हैं संख्या में, 8। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन
8 है तो 8 लगा के आएंगे, अगर 7 है तो 7 लगा के आएंगे। कहीं कहीं पर इसको दीर्घ स्वर नहीं माना जाता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपके पास 7 है तो 7 ही लगा के आएंगे, अगर आपके पास 8 है तो 8 लगा के आएंगे। अगर दोनों है तो क्या लगा के आएंगे, तब आप 8 ही लगा के आना, ठीक है। अगर दोनों है तब आप कितना लगा के आएंगे, 8 लगा के आएंगे। चलिए प्लुत स्वर के बारे में हम बात कर लेते हैं। प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। सिंपल सी बात, किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं राम श्याम, तो हमें क्या लगता है, थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। ओम, इस तरीके के जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। जैसे ओम, राम, ठीक है। इस तरीके के जो स्वर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्लुत स्वर। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लुत, ठीक। तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरा टाइप, जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर, ठीक है। जीभ के प्रयोग के आधार पर सबसे पहला आता है इसमें आपका अग्रस्वर। क्या आता है आपका, अग्रस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग या आगे वाला भाग काम करता है उनको हम क्या बोलते हैं, अग्रस्वर बोलते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है या आगे वाला भाग काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, अग्रस्वर बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं, ई, ए, आई, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, अर्घस्वर होते हैं, अग्रस्वर। उसके बाद आता है नंबर 2 मध्य स्वर। कौन कौन से, मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है या बीच का भाग काम करता है उनको हम क्या बोलते हैं, मध्य स्वर। मध्य स्वर में केवल एक आता आ, ए, सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं, ए, ठीक। तो केवल मध्य स्वर कितने होते हैं, एक। अग्रस्वर कितने होते हैं संख्या में, 4। आपसे संख्या भी पूछ सकता है। अग्रस्वरों की संख्या होती है 3, 5, 4, 6, तो आपका स्वर कितना हो जाएगा, 4। इस तरीके से तो आपको ध्यान रखना है। मध्य स्वर कितने होते हैं, 1, ठीक। तीसरा आता है आपका पश्च स्वर। क्या आता है, पश्च स्वर। पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग या पीछे का भाग काम करता है तो उसको हम, उनको क्या बोलते हैं, हम पश्च स्वर बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है आपका, आ, उ, ओ, औ, आओ, ठीक है। कितनी संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने होते हैं संख्या में, 6। अगर पश्च स्वरों की संख्या पूछेगा आपसे तो कितने होते हैं, 6। तो आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता आपका थर्ड नंबर मुख द्वार। मुख द्वार या इसको हम बोलते हैं मुख विवर। क्या बोलते हैं, मुख विवर के खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं देखते हैं। नंबर पहला आता है आपका इसमें बीव्रत। जैसे कि बीव्रत शब्द से ही हमें पता चल रहा है, मतलब व्रत के टाइप में जिन स्वरों का उच्चारण करने में व्रत के टाइप, व्रत क्या होता है, गोल होता है, हमारा गोल मुंह खुलता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, विव्रत स्वर बोलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है या व्रत के आकार में गोल गोल खुलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विव्रत। जैसे आ बोलो, बोल के देखेंगे। देखो हिंदी वर्णमाला में अगर हम बोल के देख लें तो हमारा आंसर मिल जाता है।
अगर आप क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं या आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और कहीं पे कंफ्यूजन है, सिर्फ आप बोल के देख लें, आपको पता चल जाएगा कंठ्य शब्द है, तालव्य है, या मूर्धा है, या सघोष है, अघोष है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको सब कुछ। अभी हम स्वरों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ स्वरों के बारे में देख लीजिए। आप बोलने मात्र से पता कर लेंगे कि ये क्या है। आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मात्र बोलने के आधार पर मिल जाएगा, ठीक है। तो विव्रत स्वरों की कितनी संख्या होती है? 1। उसके बाद आता है आपका दूसरा अर्धविव्रत। अर्धविव्रत का मतलब अर्धविव्रत, ठीक है। अर्धविव्रत का मतलब क्या होता है? हाफ ओपन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उनको हम क्या बोलते हैं? अर्धविव्रत बोलते हैं। जैसे ए, आई, ओ, औ, ठीक है। आप बोल के भी देख सकते हैं, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। तो ये इनकी संख्या कितनी होती है? 4। आई बात समझ में? इनकी संख्या कितनी होती है? 4। जितना भी मैं आपको काम कराऊंगा, जितना भी आपको लिखवाऊंगा, आपको क्या करना है, एक कॉपी लेके इनको नोट डाउन कर लेना है साथ के साथ। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे आता है आपका इसी में थर्ड नंबर आता है आपका अर्धसंवृत। अर्धसंवृत, अर्धसंवृत क्या होते हैं? हाफ क्लोज्ड बोल देते हैं इनको। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार बंद रहता है, हाफ क्लोज रहता है, उनको हम क्या बोलते हैं? अर्धसंवृत बोलते हैं। ऐसे कौन कौन से स्वर होते हैं हमारे? एक तो ए होता है और एक होता है हमारा ओ। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 2। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नंबर 4 आता है आपका संवृत। कौन से? संवृत। इनको हम बोल देते हैं क्लोज, ठीक। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे आप बोल के देख लीजिए, ई, उ, ठीक है। इनका जब हम उच्चारण करेंगे तो क्या आएगा? हमारा मुख द्वार लगभग बंद रहता है, हमारा थोड़ा बहुत खुला रहता है, वरना तो हमारा बंद रहता है, ठीक है। तो ये आपके कितने होते हैं? ये संख्या में आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं? संवृत, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 4। नंबर 4, ठीक है। चलिए नंबर 4 देख लेते हैं। नंबर 4 में आता है आपका नंबर 4 में आता होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर, ठीक है। इसमें क्या होता है? सबसे पहला होता है आपका आवर्तमुखी, अव्रतमुखी। जैसे कि अव्रतमुखी का मतलब हो गया आपका जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते, ठीक है। व्रतमुखी होता तो मतलब व्रत के टाइप में गोलाकार। अव्रतमुखी जिनका गोलाकार ना हो। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं अव्रतमुखी। कौन कौन से होते हैं ये? आपका होता है ए,
आ, ई, ई, ए, आई। ठीक, ये आपके कितने होते हैं संख्या में? ये आपके होते हैं 6। ठीक, इनको हम क्या बोलते हैं? अव्रतमुखी, अव्रतमुखी। ठीक, आपका आता है इसी में दूसरा नंबर आता है आपका व्रतमुखी। किसी को क्या बोलते हैं? व्रतमुखी। ये पूरा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है आपको। अगर जल्दबाजी में पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कि कुछ याद रहे, कुछ याद नहीं रहे, कुछ छूट जाए, कुछ बच जाए, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लेके आने यूपी टेट के अंतर्गत, यूपी टेट में अगर आपको 125 प्लस लेके आने तो आपको यूपी पाठशाला पर बने रहना पड़ेगा। और इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। अभी आपको यूपी टेट और सी टेट की क्लासेस दी जाएंगी। इसके बाद आपको सुपर टेट की भी तैयारी यहीं कराई जाएगी। जितने भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं सारी, कहीं ना कहीं। डोडवाल सर हैं, वो बेसिक शिक्षा में हैं। आपके दीपक सर हैं, वो भी बेसिक शिक्षा में हैं। और मैं खुद बेसिक शिक्षा में हूँ। ठीक है, और डोडवाल सर के अच्छे खासे नंबर हैं सुपर टेट और टेट में। उनके लगभग 120 प्लस ही हैं सुपर टेट और टेट में। और दीपक सर जो हैं उनके 110 प्लस ही हैं दोनों में, सुपर टेट और आपके यूपी टेट में। अब मेरे मार्क्स मैं आपको बता देता हूँ। यूपी टेट में मेरे मार्क्स थे 116 एंड सुपर टेट में 110। ठीक है, तो उससे अंदाज़ा लग गया होगा आपको कहाँ आपको पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना है। उन लोगों से पढ़ना जिन्होंने कभी कोई एग्ज़ाम दिया ही नहीं, तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। या उन लोगों से पढ़ना है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, क्लियर किया है और सिलेक्शन लिया है। ठीक है, वो आप लोगों पर निर्भर करेगा। ठीक, चलिए, ज़्यादा लेक्चर देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप समझदार हैं। चलिए, तो आप व्रतमुखी में देख लेते हैं। व्रतमुखी क्या होता है? व्रतमुखी का सीधा सीधा मतलब है जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? व्रतमुखी बोलते हैं। ठीक, जैसे इसमें क्या क्या आता है हमारा? उ, ऊ, ओ, औ, आ। ठीक, ये कितने होते हैं हमारे? ये होते हैं संख्या में 5। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा होगा इतना सब कुछ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 5। नंबर 5 में क्या है आपका वो देख लेते हैं हम। नंबर 5 में आता है आपका हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। ठीक है, जिन्हें हम निरअनुनासिक या मौखिक स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, सब इसमें भी 2 टाइप होते हैं आपके। पहला होता है निरअनुनासिक, या इनको हम क्या बोलते हैं? मौखिक स्वर। क्या बोलते हैं? मौखिक स्वर बोलते हैं इनको। ठीक है, क्या होता है ये? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उनको हम क्या बोलते हैं? मौखिक स्वर बोलते हैं या निरअनुनासिक बोलते हैं। आप बोल के देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं वो। आपका ए, देखो बोल के देखो, हाथ लगा के देखो आगे। ए, आ, ई। ठीक है, केवल मुंह से निकलेगी हवा। ए, आ, ई। ये आपके क्या होते हैं? निरअनुनासिक या मौखिक स्वर। कितनी संख्या होती है इनकी? 3। ठीक, इसी में दूसरा प्रकार है आपका अनुनासिक। कौन सा है? अनुनासिक। अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उनको हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। जैसे
चंद्र बिंदु वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। जैसे ए, आ, ई, ठीक है। चंद्र बिंदु वाले जितने भी शब्द होते हैं आदि, चंद्र बिंदु वाले जितने भी शब्द होते हैं आपको पहचान रखनी है सिर्फ, चंद्र बिंदु वाले जितने भी शब्द होंगे वो क्या होंगे, आपके अनुनासिक होंगे, ठीक है। चलिए इसी में नंबर 6 आता है आपका घोस्त के आधार पर, ठीक है। इसमें घोष का अर्थ क्या होता है इसको समझ लेते हैं हम। घोष क्या होता है, घोष का मतलब होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, ठीक है। स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन क्या होता है, घोष। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सहघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, सभी स्वर सहघोष ध्वनियाँ होती हैं। सभी स्वर हमारे क्या होते हैं, सभी स्वर वो हमारे क्या होते हैं, सहघोष होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सभी स्वर क्या होते हैं हमारे, सहघोष होते हैं, ठीक। तो ये बात हमने की किसके ऊपर, स्वरों के ऊपर। जब मैंने स्वरों को शुरू में स्टार्ट किया था तो मैंने एक बात नहीं बताई आपको कि स्वर की डेफिनेशन नहीं बताई मैंने आपको, ठीक है। स्वर की डेफिनेशन रह गई तो मैं उसको बता देता हूँ, ठीक है। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, ठीक है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, हम स्वर कहते हैं, ठीक। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। आप इसको डेफिनेशन में लिख लेना, ठीक है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए, वैसे इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। बस इस तरीके से बोले जाता है, बन सकता है क्वेश्चन कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, स्वर, व्यंजन, अनुनासिक, आयोग व, ठीक है। तो आपका क्या होगा, स्वर, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। स्वरों के बारे में हमने डिस्कस किया है, इतना आपको पढ़ना है और लिखना है। अगली वीडियो में मैं व्यंजनों के बारे में क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा, ठीक। उसके बाद हम इनके वर्णों के उच्चारण स्थान पर भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें हम वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपको क्या करना, कॉपी पेंसिल लेके बैठना है मेरी क्लास देखने। आपको सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है, अच्छे से लिखनी है और रिवीजन करना है। और उसके बाद जैसे ही हम स्वर और व्यंजन कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो क्वेश्चन आए हुए हैं या आने वाले क्वेश्चन हैं उन पर, ठीक। तब जाके हमारा ये कंप्लीट होगा। ऐसा मान कर लीजिए कि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे जो हमने पढ़ा है तब तक हमारी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती है, ठीक। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।